Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. In previous classes, we already understood what is history, why history is important, and date in history. But today we are going to study the past. तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर ले. आफ्टर ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट के बारे में, तो चलो देखते हैं आर्कोलॉजिस्ट बनके कि कैसे वो लोग स्टडी करते हैं पास्ट के लिए. यहाँ टेबल पे मैंने कुछ थिंग्स रखी हैं. देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं कैसी दिखती थी. आर यू ऑल एक्साइटेड? देखिए, लुक एट द पिक्चर. जी हाँ, देखिए, ये हूँ मैं. जब मैं छोटी थी तो मैं शॉर्ट हेयर रखा करती थी. अब मेरे हेयर लॉन्ग हैं, तब मैं शॉर्ट हेयर रखा करती थी. तो देखिए मैं कैसी दिखा करती थी. ये कुछ पुरानी बुक्स हैं जो मैंने अपनी मदर के ड्रॉर में से निकाली हैं. मैंने सोचा आज मैं भी कुछ आर्कोलॉजिस्ट वाला काम कर लूं. तो ये जो बुक है इसका नेम है ग्रह शोभा. इसका मतलब मेरी मदर को 2001 एडी में ग्रह शोभा पढ़ना बहुत पसंद था. 2000 एडी में मेरी मदर को ग्रह शोभा पढ़ना बहुत पसंद था, मगर मुझे 2020 की कोई ग्रह शोभा नहीं मिली. इसका मतलब मेरी मदर ने अब ग्रह शोभा पढ़ना बंद कर दिया है. और इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड और आपका ब्यूटी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ही आपका सारा कंटेंट है. ये बुक मेरे बेटे की है जो वो 2nd क्लास में था. मुझे पता चला हर्षवर्धन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर्षवर्धन. और ये जो बुक है इससे मुझे पता चला कि इंग्लिश उसने पढ़ी है 2nd क्लास में, और ये सारे टॉपिक उसके अब तक कवर हो जाने चाहिए, मतलब उसे आने चाहिए, क्योंकि वो 2nd में ये सारी चीज़ें पढ़ चुका है. उसके बाद मैं मंदिर वाली साइड में गई तो मुझे एक आरती की बुक मिली जिस पे लिखा हुआ था आरती. मैंने इसे ओपन करके देखा तो इसमें आरती थी गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, दुर्गा की, कुंज बिहारी की, सत्यनारायण की, जगदीश की, रामचंद्र की, शिव जी की और हनुमान जी की, साथ में साई राम की. फिर मैंने देखा कि ये क्या लैंग्वेज है जो लिखी हुई है. तो ये मिक्स लैंग्वेज लिखी हुई है, संस्कृत और हिंदी. आप भी देख सकते हैं, दिख रहा है ना. मेरी मदर डेली ये आरती पढ़ती है. तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो भगवान मैंने आपको दिखाया ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? जी हाँ, हिंदू धर्म. इसका मतलब मेरी मदर हिंदू धर्म से बिलोंग करती है और मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ. और वो कौन कौन से भगवान को मानती है जो इस बुक के अंदर है और जिनकी वो आरती डेली पढ़ती है. तो इसका मतलब मेरी मदर एक रिलीजियस वुमन भी है. फिर मैं अपने फादर के रूम में गई तो मुझे ये मूर्ति दिखाई दी कृष्ण की. तो इसका मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कृष्ण में भी विश्वास रखते हैं. और कृष्ण भी कौन से रिलीजन में है? यस, हिंदू धर्म में. फिर मैं अपने बेटे के ड्रॉर को खोला तो वहां से ये कार निकली. इसमें हम बैठ तो सकते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली कौन सी चीज़ है? टॉय. तो मैंने ये देखा कि ये टॉय कार है और इससे मुझे पता चला मेरे बेटे को जो है वो इंटरेस्ट है टॉय कार में. तो मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की आज और इससे पता लगाया कि मेरे फैमिली में किसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है. तो आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या है जो मैंने कलेक्ट की हैं? दीज आर सोर्सेज. यस, इसी तरीके से अगर हमें पास्ट के बारे में स्टडी करना होता है तो हमें सोर्सेज कलेक्ट करने होते हैं और उससे हमें पता चलता है कि पास्ट क्या है. जैसे अभी मुझे इस बुक से पता चला कि मेरी मदर हिंदी पढ़ना जानती है, उन्हें हिंदी पढ़ना आता है. देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है.
इससे पता चला मेरी मदर रिलीजियस है, और इसमें बुक के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, हिंदी और संस्कृत में मिक्स। इससे मुझे पता चला मेरे बेटे को इंग्लिश भी आती है। इससे आप लोगों को पता चला कि मैं जब छोटी थी तो मेरे जो हेयर्स थे वो लॉन्ग नहीं थे और शॉर्ट हेयर रखा करती थी, और मैं कैसी दिखती थी। चलिए अब हम सेपरेट कर देते हैं सोर्सेज को 2 पार्ट्स में। बुक्स को एक साइड में कर देते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें एक साइड में कर देते हैं। ये स्टैच्यू है, ये भी इधर। देखिए बुक एक साइड में कर दी है और मैंने जो भी ऑब्जेक्ट हैं और स्टैच्यू है उसको एक साइड में कर दिया है। तो जो ये वाला पार्ट है, ऐसे ही हमारे सोर्सेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आता है लिटरेरी सोर्स में, और ये वाला जो पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, स्टैच्यू है, ये वाला पार्ट जो आता है हमारा, ये आता है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। तो कितने टाइप के सोर्सेज हुए? 2 टाइप के सोर्सेज। एक तो हो गया हमारा लिटरेरी सोर्सेज एंड वन इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब एक बार पहले हम लिटरेरी सोर्सेज को देखते हैं। एक बार ये देखिए, क्या इस वाली बुक में कहीं कोई भगवान का जिक्र है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। तो मतलब ये वाले जो सोर्सेज हो गए ये नॉन रिलीजियस सोर्सेज हो गए, जिनके अंदर लॉर्ड से या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना हो, वो नॉन रिलीजियस सोर्स के अंदर आते हैं। जैसे ये वाली बुक है, ये आपको आपकी हेल्थ, किचन, इन चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन देती है और इन चीज़ों के बारे में बताती है। और ये वाली जो बुक है ये आपको लैंग्वेज पढ़ा रही है। इन सोर्सेज से आपको ये पता चल गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश, हमारे घर में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, क्योंकि हमारे घर से ये सोर्सेज मिले हैं। अब ये वाली बुक देखिए, ये बुक है, यस दिस इज रिलीजियस सोर्स, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरीके से भगवान के बारे में ही बताया गया है। और इस सोर्स से हमें पता चलता है कि हमें हिंदी और थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़नी भी आती है। साथ के साथ हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और रिलीजन को भी मानते हैं। ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी डिवाइड किया हुआ है। ये सारे जितने भी सोर्सेज हैं, ये स्टैच्यू, टॉय और मेरी जो फोटो है, ये सारे सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं और ये आते हैं आर्टिफैक्ट्स में। नाउ यू ऑल नो हाउ डू वी स्टडी द पास्ट विद द हेल्प ऑफ sources, and sources are of how many types? Yes, archaeological and literary, 2 types. तो अब आप लोग भी एक छोटी सी एक्टिविटी करिए ना घर पे। आप लोग भी आर्कियोलॉजिस्ट बन के देखिए, हिस्टोरियन बन के देखिए और इसी तरीके से मेरे साथ अपनी एक अच्छी सी वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए, बहुत मजा आता है इस एक्टिविटी में। आप इससे ह्यूमन का नेचर भी पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है, उसको किन चीजों में इंटरेस्ट है, और साथ के साथ ये भी पता कर सकते हैं कि वो पहले कैसा था, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो पास्ट की स्टडी करके एक छोटी सी वीडियो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स, देखिए ये भी फर्दर डिवाइड हैं कुछ पार्ट्स में, जिनमें है आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। ये आपके आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। लिटरेरी सोर्स, इसमें आते हैं रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर नॉन रिलीजियस लिटरेचर भी बोला जाता है। बायोग्राफी, ट्रैवलर्स अकाउंट, क्रॉनिकल्स। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं वो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और लिटरेरी के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक जो पिक है ये है एक डिटेक्टिव की।
ये हिस्टोरियन है और ये एक आर्कोलॉजिस्ट है। आप लोगों को कुछ दिख रहा है? यस, एक चीज कॉमन दिख रही होगी इनमें। क्या कॉमन दिख रहा है? यस, ये सभी के सभी एक मिस्ट्री, एक क्लू को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट हैं, ये दोनों एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। पास्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कुछ क्लूज के थ्रू। जो क्लू इन्हें कहाँ मिलते हैं? साइट्स पे। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि साइट्स क्या होती हैं। द वर्क ऑफ एन archaeologist and a historian is similar to a detective. Just detectives solve a mystery with the help of clue. Archaeologists and historians solve the mystery of the past with the help of historical clue. Those who study the material remains are called archaeologists. मतलब ये, लेकिन इनका काम क्या है? सबका मिस्ट्री सॉल्व करना। स्पेशली इनका क्या काम है? मिस्ट्री सॉल्व करना हिस्टोरिकल क्लूज के थ्रू। Archaeological sources: the study of history through the material remains of human life, such as building. ये दिख रही है आपको बिल्डिंग? यस, ये एक एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स है और ये बिल्डिंग आपको मिलेगी ग्रीक में। ये ग्रीक का एंशियंट हिस्ट्री सोर्स है। ये स्टैच्यू, दैट इज ऑल्सो अ आर्कोलॉजिकल सोर्स। ये जितने भी सोर्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं और ये सभी सोर्स एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 6th क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये क्या है? टूल्स हैं, वेपन हैं, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू द एंशियंट हिस्ट्री। नेक्स्ट, क्वाइंस। हाँ, थोड़े अजीब से दिख रहे होंगे, बट आज हम इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी करेंगे। टॉयज, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉय है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे हम इसके बारे में चैप्टर में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो ये देखिए, हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन हड़प्पन, इसको हड़प्पा भी बोलते हैं, मोहनजोदारो भी बोलते हैं, साथ के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास की सिविलाइजेशन है। ये देखिए, टैबलेट्स, क्ले और मेटल की। एग, ये रोमन एंशियंट टाइम का एग है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे लोग रोम एग खाते थे। और ये देखिए, ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी हम लोग मतलब एंशियंट हिस्ट्री में पहनी जाती थी। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। सम आर्कोलॉजिस्ट वर्किंग देयर। दिस इज साइट with the archaeologist work and searching out some historical sources. Look, I think ये लोग किसी किचन में बैठे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमें पॉट दिखाई दे रहे हैं जो कि मिट्टी के हैं और ये लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड ऑन हार्ड सरफेस। रिटर्न रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिटरेरी सोर्स में आएगा। इंस्क्रिप्शंस आर्कोलॉजिकल सोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि जो भी हार्ड सरफेस होता है, जैसे रॉक, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? किसी रॉक पे, पिलर पे, या किसी केव की वॉल पे, पैलेस की वॉल पे, टेम्पल की वॉल पे, क्ले पे। इसलिए ये चीजें आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर आती हैं। तो ये जो चीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पास्ट के बारे में पता लगाने में। इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल सोर्स हैं। पूछिए कैसे? चलिए इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पेपर पे कुछ लिखिए। अगर आपने पेपर पे कुछ लिखा होगा पेंसिल से तो उसे हम इरेज कर सकते हैं, और अगर आपने लिखा होगा पेन से तो हम उस पेपर को टीयर कर सकते हैं। मगर लुक एट द इंस्क्रिप्शंस, क्या आप इन्हें टीयर कर सकते हैं? क्या आप इन्हें इरेज कर सकते हैं? नहीं। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए ऐसा है कि इंस्क्रिप्शंस कभी चेंज नहीं हुए, ये हमें हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में मिले हैं।
कुछ लिटरेरी सोर्स ऐसे हैं जो चेंज भी हुए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड। जैसे किसी को ठीक नहीं लगा तो उसने उस लिटरेरी सोर्स में चेंज कर दिए या उस पेज को हटा दिया, मगर इंस्क्रिप्शन जितने भी हमारे पास हैं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में हैं। इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सी और भी डिटेल्स पता चलती हैं, जैसे उस टाइम पीरियड के राजा का नाम, उस टाइम पीरियड के कितना टाइम पीरियड उस राजा ने राज किया, वो कहाँ से कहाँ तक उसका एम्पायर फैला हुआ था, क्या क्या मेन इवेंट हुए होंगे, लोगों की लैंग्वेज क्या थी उस टाइम पे, क्या लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, रिलीजियन उनका क्या था, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, ये सारी चीज़ें भी हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चल जाते हैं। क्योंकि कोई भी राजा अगर इंस्क्रिप्शन लगाता था तो वो अपने बारे में डिटेल्स डालता था। जैसे कि मैं आपको एक शो करती हूँ, फर्स्ट वन, ये अशोक के टाइम का पिलर है। ये जो लैंग्वेज दिख रही है आपको, इस लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोग इस लैंग्वेज को समझते थे। और पिलर के ऊपर जो भी डिटेल्स लिखी हैं अशोक ने अपने धर्म के बारे में लिखी हैं कि वो जिस धर्म को मानता था, कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को मानता था, तो उसके बारे में डिटेल्स लिखी हैं। और साथ में इसने क्या किया हुआ है कि इसने इसका एम्पायर जितना था उतना इसने उसकी बाउंड्री पे ये पिलर्स लगवा दिए थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो इन पिलर का यूज करता था। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये केव पेंटिंग है, सॉरी केव इंस्क्रिप्शन है। ये है टैबलेट, ये सभी सॉलिड हैं। ये मेसोपोटामिया की टैबलेट है, ये मेटल की टैबलेट है, आपको दिख रही होगी। दे ऑल आर टैबलेट्स एंड दिस इज केव वॉल इंस्क्रिप्शन। ये पिलर है अशोक के टाइम का। नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स है मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स। ऑल बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर नोन एज मॉन्यूमेंट्स। ये जितनी भी पिक्स दिख रही हैं आपको, ये एंशिएंट टाइम के मॉन्यूमेंट्स हैं जो अब हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं। द एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो, एक्सकवेशन मीन्स खुदाई। मोहनजोदारो हमें कैसे मिला था? यस, खुदाई के बाद मोहनजोदारो हमें मिला था। हरप्पन and other nearby sites have proved that the great civilization existed in Indus Valley about 5000 year ago. 5000 साल पहले एक बहुत ही वेल मैनर्ड और एक सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस वैली के आसपास थी, जिसमें से मोहनजोदारो, हरप्पन और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जो कि वेल कल्चर्ड और एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से उनका नाम लिया जाता है। आने वाले चैप्टर्स में आप इनके बारे में स्टडी भी करेंगे, जिसको द फर्स्ट सिटी भी बोला जाता है। द स्तूपा, फोर्ट्स एंड द टेम्पल्स built by kings or emperors are also very important monument sources and help us to make past interesting. अब आप इस स्तूपा को देखिए। इस स्तूपा से पता चलता है कि इंडिया के अंदर जहाँ पे ये है सांची में, वहाँ पे बौद्ध धर्म था, क्योंकि स्तूपा जो है वो बौद्ध धर्म की ही पहचान है। तो इससे ये पता चलता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म पूरे पीक पे था, पूरी तरीके से फैला हुआ था, कहीं ना कहीं उसने हिंदू धर्म को भी मात दे दी थी। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को पता लगाने में। नेक्स्ट इज आवर आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्वाइंस। क्वाइंस आर एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्सेज। दे टेल अस अबाउट डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टी। डायनेस्टी का मीनिंग होता है वंश, जैसे मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। तो क्वाइंस जो हैं हमारी क्या हेल्प करते हैं, हमें इनके थ्रू पता चलता है कि कौन सी डायनेस्टी कब चेंज हुई। तो इससे हम इजीली डेट का आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि कोई भी डायनेस्टी चेंज होगी तो वो अपना क्वाइन लेके आएगी, पहले वाले राजा का क्वाइन नहीं रखेगी। दे टेल अस अबाउट रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ पीपल हु इशूड देम। क्वाइंस हमें हेल्प करते हैं ये पता करने में कि सुप्रीम पावर जो उस टाइम पे रही होगी, हु इज द सुप्रीम पावर, किंग, उसका क्या रिलीजन रहा होगा, क्या कल्चर रहा होगा, ये हमें हेल्प करते हैं पता करने में। अगर आप ये देखेंगे तो ये वाले जो क्वाइंस हैं गुप्ता डायनेस्टीज के हैं और इन्होंने ज़्यादातर हॉर्स, सन और कोई ह्यूमन इस तरीके से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो ये थोड़ा शो कर रहे हैं कि हाँ, ये जो गुप्ता डायनेस्टी रही होगी ये हिंदू कल्चर को
मानती होगी। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द काइंड ऑफ मेटल्स यूज्ड इन द पीरियड। अब ये दोनों पिक्चर्स खुद ही देख लीजिए, आप कह नहीं सकते कि ये सेम ही डायनेस्टीज हैं। क्यों? क्योंकि मेटल डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, और इनके ऊपर जो भी मार्क किया हुआ है वो भी डिफरेंट है। तो इसे साफ पता चलता है कि दे बोथ आर डिफरेंट डायनेस्टीज। और इनकी क्वालिटीज देखिए, इनके इसमें भी सूरज बना हुआ है, कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। तो इससे साफ पता चलता है कि दे बोथ आर डिफरेंट डायनेस्टीज। और ये लोग किस तरह का मेटल यूज करते थे, ये वाली डायनेस्टी कौन सा मेटल यूज करती थी, ये वाली डायनेस्टी कौन सा मेटल यूज करती थी, साफ दिखाई दे रहा है। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमन। जैसे लुक एट द पॉट, लुक एट दीज टूल्स, ऑर्नामेंट्स, स्टैच्यूज, टॉयज, दे ऑल आर कम इन आर्टिफैक्ट्स। अब आप देखिएगा ये वाला जो पोट है ये मोहनजोदारो का है, और इसके ऊपर देखिएगा कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, मतलब आर्ट की हुई है। ऑर्नामेंट्स इज ऑल्सो कम्स इन आर्ट। ह्यूमन का आर्ट होता है एक ऑर्नामेंट बनाना, हर कोई नहीं बना सकता इसे। ऐसे ही ये देखिए स्टैच्यूज, ये भी एक आर्ट है। टॉयज बनाना भी एक आर्ट है, टूल्स भी, और कोई भी वेपन भी बनाना एक आर्ट है। तो ये सारे कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं? आर्टिफैक्ट्स। ये दोनों स्टैच्यूज देखिएगा, ये दोनों स्टैच्यूज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंशिएंट टाइम का एक स्कूल था जिसमें आर्ट होती थी रिलेटेड टू, स्टैच्यूज बनते थे बौद्ध से रिलेटेड या ग्रीक, कुछ ना मिक्सचर थे उनके। तो आप देखिए खुद इन स्टैच्यूज में दिख भी रहा होगा, ये ग्रीक से रिलेटेड कुछ लग रहा है और ये बौद्ध से रिलेटेड मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड दिख रहा है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इंडियन आर्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। साथ के साथ तक्षशिला, कनिष्क के टाइम पे तक्षशिला को भी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। लिटरेरी सोर्सेज। Literary sources are written record. It include all kinds of literature, long and short, written and oral. All kind of literature, चाहे वो long हो, short हो, written में हो या oral में हो, सब किस में आते हैं? Literary source में। The most ancient form of writing was cuneiform. Let me show you. Ancient form of writing. ये एक टैबलेट पे लिखी हुई है। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो भी पास्ट के हैं और फॉर्म ऑफ बुक्स में हैं वो क्या कहलाती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज सोर्सेज वर यूजुअली ऑन पाम लीफ एंड द बार्क ऑफ बर्च ट्री। ये सोर्सेज ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, किस में मिलते थे एंशिएंट टाइम के? ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पाम लीफ की मैन्यूस्क्रिप्ट है और आपके राइट हैंड साइड पे हमारे है बार्क ऑफ बर्च ट्री की मैन्यूस्क्रिप्ट। इन सोर्सेज के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ करता था जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इंस्क्रिप्शन के टाइम पे डिस्कस भी किया था। 5th क्लास में हमने 2 टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में स्टडी किया था। कौन कौन से होते हैं? यस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो कौन से वाले वेस्ट होते हैं जो इजीली घुल जाते हैं? यस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमारी लीव्स और बार्क कौन से वेस्ट में आती हैं? जी हाँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। दिस इज द बिग रीजन मैन्यूस्क्रिप्ट जल्दी डिस्ट्रॉय होती है, इंस्क्रिप्शंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पे है और मैन्यूस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस पे है, वो भी प्लांट के। ड्यू टू फ्रजाइल नेचर मैनी सोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ऑरल हिस्ट्री। ऑरल हिस्ट्री क्या है?
ऑरल हिस्ट्री प्रैक्टिस से आती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गायत्री मंत्र का, क्या गायत्री मंत्र को आपको पढ़ने की, रीड करने की ज़रूरत है, कहीं देखने की ज़रूरत है? नहीं, वो आपको ऑरल प्रैक्टिस से इतने अच्छे से याद हो गया है कि आपको उसे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। शायद हम में से तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उसे रीड ही नहीं किया होगा, नीड ही नहीं पड़ी, वो ऑरल प्रैक्टिस से हमें इतने अच्छे से लर्न हो गया। तो इसलिए ऑरल हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड के अंदर कंसिडर किया गया है। लिटरेरी सोर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप के लिटरेरी सोर्स होते हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में आते हैं हमारे वेद, एपिक्स, पुराण, उपनिषद, और नॉन रिलीजियस में आते हैं हमारे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स। रिलीजियस सोर्सेज, writings which deal with religious are called religious literary source। वेदास, कौन कौन से वेद है हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये चारों वेद हमारे रिलीजियस सोर्स हैं। पुराण, अब देखिए पुराण तो आपको पाम लीफ के ऊपर ही मिलेगी, यस। उपनिषद, एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। ऐसे ही हमारी एक और रिलीजियस सोर्स भी है, दैट इज भगवत गीता। रिलीजियस और सेक्युलर सोर्सेज, बुक्स दैट आर नॉट ऑफ रिलीजियस नेचर आर नॉन एज सेक्युलर लिटरेचर। बुक्स सच एज अर्थशास्त्रा बाय कौटिल्य, इंडिका बाय मेगास्थनीज। These books tell us about the court of king, politics, science। ये बुक कहीं भी किसी भी रिलीजन को डिस्क्राइब नहीं कर रही, ये किंग के बारे में, उसके पॉलिटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में बताती है। बेसिकली ये दोनों बुक्स जो रिलेट करती हैं हमारे मौर्यन एम्पायर से रिलेट करती हैं, दैट बिलोंग टू द अशोक। अर्थशास्त्र तो बहुत ही फेमस बुक है। कौटिल्य, कौटिल्य से शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन चाणक्य, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। जी हाँ, मौर्यन वंश के गुरु चाणक्य, जिनकी देन है हमें अर्थशास्त्र, जो आज तक हम लोग यूज करते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज, तिब्बतियंस, अरब्स, ये सभी आउटसाइडर्स थे जो कि इंडिया में विजिट करके गए और अपने इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल अकाउंट्स, मतलब जो भी इन्होंने घूमा, जो भी इन्होंने किया, उसके बारे में लिखा और वो अकाउंट्स इन्होंने यही इंडिया में छोड़ दिए हैं। तो इनसे हमें पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि हाँ उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था, कैसा पॉलिटिकल सिचुएशन थी, कैसा रिलीजन था, क्या क्या इंडिया में चेंजेस आए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज ट्रैवलर फा हियान एंड हुआंग तसांग राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन इंडिया। एक्चुअली ये दोनों ही बहुत फेमस ट्रैवलर रहे हैं। ये दोनों मॉन्क थे, ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए इंडिया आए थे। तो इनके जो अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी जगह विजिट किया था इन्होंने इंडिया के अंदर, तो इन्होंने कॉमन पीपल, जो आम आदमी है, उनकी लाइफ के बारे में भी अपने अकाउंट्स में लिखा है, जो कि आपको इंस्क्रिप्शंस पे भी नहीं मिलेगा, जो कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये इन लोगों ने कॉमन जो पीपल थे उस टाइम के, उनके बारे में भी लिखा है, उनकी कंडीशन के बारे में भी लिखा है। तो इन दोनों के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हमारे लिए। और साथ के साथ इन्होंने जो इनके आने से पता चलता है कि बौद्ध धर्म उस टाइम पे कितना पीक पे था। क्रॉनिकल्स सच एज राज तारंगिनी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 12th सेंचुरी। अब क्रॉनिकल्स रिकॉर्ड्स या अकाउंट क्या होते हैं? कोई भी इवेंट या कोई भी चीज़ सीरीज में लगी हो, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, दैट इज क्रॉनिकल्स। मतलब इवेंट वाइज या फिर डेट वाइज या फिर ईयर वाइज कोई भी चीज़ सीरीज में लगी हुई हो, वो रिकॉर्ड क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स में आते हैं। और क्रॉनिकल्स अब आपको पता है, चल ही गया होगा कि कितने हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।
अब आपको आगे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, ये आपको एज ए वर्कशीट करनी है।